चोर का कार्य होता है चोरी करना। चोर आता है, चोरी करता है और चला जाता है। लेकिन क्या कभी आपने कुछ ऐसा सुना है कि चोर चोरी करने की जगह नई नवेली दुल्हनों की अस्मत भी लूट कर ले जाए, उसके गहने गूंठी तो चुरा कर लेकर ही जाए, साथ ही साथ नई नवेली दुल्हन के साथ सुहाग रात भी मनाकर चला जाए और इसकी किसी को कानों कान खबर भी ना हो। एक ऐसा चोर जो नई नवेली दुल्हन के साथ उसके पति से पहले सुहागरात मना लिया करता था और किसी को इसकी कानों कान खबर भी नहीं होती थी। सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन यही सच है। एक ऐसा ही चोर था जो नई नवेली दुल्हनों के साथ उसका पति बनकर उसके साथ पति से भी पहले सुहागरात मनाता था। लड़की विरोध तक नहीं करती थी और उसके साथ सुहागरात मनाती थी। सुहागरात मनाने के बाद वो अच्छे से सुबह सारे गहने गूठे चोरी करके आराम से घर से चला जाता था। और जब इस मामले का खुलासा होता है तो तब पता चलता है कि इसने एक लड़की के साथ सुहागरात नहीं, कम से कम 250 दुल्हनों के साथ सुहागरात मनाई। चोरी तो की ही की, लेकिन साथ ही साथ 250 से ज्यादा दुल्हनों के साथ ये चोर सुहागरात मना चुका था। और लास्ट में जब इसका नाम रखा जाता है तो नाम रखा जाता है जमाई राजा चोर। इसे लोग जमाई राजा चोर के नाम से जानने लगे। नमस्कार, मैं ज्योति गौड़। बेशक आज की कहानी आपको थोड़ी अटपटी लगे, लेकिन ये कहानी बिल्कुल सच है। कहानी है राजस्थान के जोधपुर की। बात कर रहे हैं लगभग 1985-86 का ये वाकया रहा होगा। जैसा कि गांवों में प्रथाएं हैं, आज भी बहुत जगह ये प्रथा अभी भी है, लेकिन फिर भी कम हो गई है, जिसे हम घूंघट प्रथा कहते हैं। लेकिन ये उस जमाने में बहुत ज्यादा हुआ करती थी, यहाँ तक कि जमाई तक से घूंघट किया जाता था। उस जमाने में होता क्या था कि लड़की की शादी तो कर दी जाती थी, लेकिन उसका गोना नहीं किया जाता था। गोने का एक समय निर्धारित किया जाता था, उसके बाद ही लड़की गोना करके ससुराल जाया करती थी, क्योंकि उस समय छोटी छोटी उम्र में विवाह कर दिए जाते थे। कुछ ऐसा ही इस कहानी का जो रूपरेखा है वो भी कुछ ऐसी ही होती है। तो कहानी शुरू करते हैं। एक घर होता है, उसका दरवाजा बजता है रात के 9 साढ़े 9 बजे के करीब। दरवाजा बजता है। दरवाजा बजने के बाद उस घर में उस वक्त कोई भी पुरुष मौजूद नहीं था। उस घर के पुरुष किसी कार्य से कहीं बाहर गए हुए थे। घर में सिर्फ महिलाएं हैं। महिलाओं में से एक आवाज लगाती है कि कौन? तो बाहर से आवाज आती है कि तुम्हारा जमाई। जैसे ही ये बात सुनी जाती है, दरवाजा खोल दिया जाता है और जमाई राजा के आव भगत में सब लग जाते हैं। कोई ढंग से उसकी खातिरदारी कर रहा है, कोई कुर्सी बिछाता है, कोई उसके लिए पानी ला रहा है, जल पान की व्यवस्था कर रहा है। ऐसे ही उसकी आव भगत में सारी की सारी महिलाएं लग जाती हैं। अब जो उस जमाई राजा की दुल्हन है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि उसके पति शादी के बाद पहली बार उससे मिलने आए हैं और वो बताते हैं कि मैं यहाँ से जा रहा था, जाते वक्त रात ज़्यादा हो गई तो मैंने सोचा एक रात अपने ससुराल में ही रुक जाता हूँ। तो घर वाले भी कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है जमाई जी, आपका ही घर है, आप आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जलपान की व्यवस्था की जाती है, उनके खाने पीने का इंतज़ाम किया जाता है और उनके रुकने का इंतज़ाम कर दिया जाता है। इसी बीच जो उसकी दुल्हन है वो बड़ा ही खुश है, चहक रही है, चहकते हुए उसके पास जाती है। तो जो जमाई राजा है, इनका नाम है मनोज। मनोज बोलते हैं कि देखो, मेरे पास आओ ना तो बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह सज सवर कर आना, एकदम 16 श्रृंगार करके। अब दुल्हन शर्मा जाती है, शर्मा कर आती है, अपनी माँ और चाची से कहती है कि माँ, वो ऐसे कह रहे हैं कि अगर मेरे पास आओ तो बिल्कुल दुल्हन की तरह सज सवर कर आना।
माँ कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, शादी हो चुकी है, तेरे पति हैं, गोने के बाद भी तुझे ससुराल ही जाना है, कोई दिक्कत नहीं है, वो जैसा कह रहे हैं वैसा कर लो। अब लड़की को नई नवेली दुल्हन की तरह सजा दिया जाता है और उसे दूल्हे राजा के पास भेजा जाता है, क्योंकि आज उनकी सुहाग रात है। अब दुल्हन को दूल्हे के पास भेज दिया जाता है और दूल्हा उससे ये भी कहता है कि आप पूरे गहने और अंगूठी पहन कर आना, यानी आपके पास जो जेवर है उसमें सज सवर कर आना। दुल्हन पूरी तरह से 16 श्रृंगार करके अपनी सेज पर बैठ जाती है और घूंघट निकालकर उसके सामने बैठी होती है। घूंघट की एक प्रथा उस समय से ही ज़्यादा चली आ रही थी, तो घूंघट में दुल्हन बैठी है और अपने होने वाले पति का इंतजार कर रही है। तभी जो दूल्हा है वो सामने आता है, घूंघट उठाता है और उसकी तारीफों के पुल बांधता है। वाकई में दुल्हन बेहद खूबसूरत थी। अब कुछ देर बातें करते हैं, दूल्हा दुल्हन के साथ सुहाग रात मनाता है और सुहाग रात मनाने के बाद जब दुल्हन सो जाती है तो उसके जितने भी गहने और अंगूठी होते हैं उन्हें लेकर सुबह के 3 साढ़े 3 बजे के वक्त रहा होगा तकरीबन, तब वो घर से चला जाता है। अब वो चला जाता है, सुबह घर वाले उठते हैं, घर वाले उठकर परेशान हो जाते हैं कि आखिर जमाई राजा कहाँ गए। दुल्हन से पूछा जाता है, दुल्हन कहती है कि शायद जरूरी काम रहा होगा इसलिए सुबह ही जल्दी उठकर चले गए, हमको जगाना जरूरी नहीं समझा होगा। अब बात आई गई हो जाती है, घर वाले यानी जो पुरुष लोग होते हैं वो घर वापस आते हैं और घर वापस आते हैं तो महिलाएं बताती हैं कि ऐसे ऐसे जमाई राजा घर आए थे। पुरुषों को भी कोई आपत्ति नहीं होती कि ठीक है, जमाई राजा आए थे, आने का उनका फर्ज बनता है, अच्छी बात है। समय अब अपनी सीमा पर चलता रहता है। लगभग अब 1 महीना बीता होगा। 1 महीने बाद ही अचानक घर का दरवाजा फिर से बजता है और जैसे ही घर का दरवाजा बजता है बाहर से आवाज आती है कि आपका जमाई राजा। इस वक्त घर के पुरुष भी घर पर मौजूद थे। दरवाजा खोला जाता है। दरवाजा खुलने के बाद जमाई राजा अंदर आते हैं। अंदर आने के बाद जमाई राजा को बिठाया जाता है, उनकी खातिरदारी की जाती है, उनके जलपान की व्यवस्था की जाती है। महिलाओं से कहा जाता है कि इनके जलपान के साथ साथ इनके खाने की व्यवस्था करो और इनके रहने की भी व्यवस्था करो। सब कुछ अच्छे से कर दिया जाता है। अब दुल्हन की खुशी का ठिकाना नहीं है कि अभी पति मिलकर गए थे और अभी दोबारा उससे मिलने आ गए। दुल्हन को पता था कि उसके पति को 16 श्रृंगार में सजी हुई नई नवेली दुल्हन की तरह ही वो पसंद है, तो वो पहले से ही अच्छे से तैयार हो जाती है। अब वक्त आता है रात का। रात में दुल्हन दूल्हे के पास पहुंच जाती है और घूंघट निकालकर वैसे ही बैठ जाती है। अब जैसे ही दूल्हा उसके पास जाता है और उसका घूंघट हटाता है, घूंघट हटाते ही दुल्हन जोर से चीखती है और चीखकर बेहोश हो जाती है। अब उसकी चीख सुनकर घर वाले आ जाते हैं। घर वाले आते हैं तो देखते हैं क्या उनकी बेटी बेहोश पड़ी हुई है। जमाई राजा कहते हैं कि ये अचानक से इसे क्या हुआ। घर वाले नहीं समझ पाते। इसी बीच जो माँ है और चाची हैं वो भी आ जाती हैं और आकर देखती हैं तो क्या देखती हैं कि सामने बैठा हुआ व्यक्ति उनका जमाई राजा है ही नहीं, या फिर ये कह सकते हैं कि जो पहले आया था और जो अब आया है वो दोनों ही अलग व्यक्ति हैं। लड़की के मुंह पर पानी के छींटे वींटे मारे जाते हैं, वो होश में आ जाती है। उसे उठाकर कमरे में ले जाया जाता है और ले जाकर उसे समझाया जाता है कि देखो, अगर तुमने ये बात किसी को बताई तो हम मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे और ना ही तुम्हें तुम्हारा पति ही अपनाएगा। इस बात को खून की घूंट पीकर भूल जाना कि तुम्हारे साथ पहले क्या हुआ है। अब कुछ बहाना बना दिया जाता है कि कमजोरी थी या दुल्हन डर गई थी, ऐसा कहकर वो उसको उसके पति के पास भेज दिया जाता है। अब जो जमाई है वो यहाँ से चले जाते हैं। अब बात आती है कि इतना बड़ा कांड आखिर करके कौन गया, लेकिन अब दुनिया थू थू ना करे इस वजह से इस बात को घर में दबा दिया जाता है। लेकिन जब बात आती है कि घर से गहने और अंगूठी भी गायब हैं तो एक शिकायत दर्ज की जाती है, लेकिन सिर्फ शिकायत
चोरी की दर्ज की जाती है, जिसमें ये दर्ज नहीं कराया जाता कि कोई व्यक्ति आया और उनकी बेटी के साथ बलात्कार करके चला गया। अब वक्त ऐसे ही बीतता रहता है और ऐसे ही फिर एक गांव के रात को करीबन 9 साढ़े 9 बजे दोबारा दरवाजा बजता है। ये उस समय की बात थी जिस समय ना फोन कॉल्स हुआ करते थे, ना टेलीफोन था, ना ही इतना अखबारों का चलन था। जो कुछ बातें होती थी आमने सामने होती थी या चिट्ठियों के द्वारा होता था, और चिट्ठियां पहुंचने में बहुत समय लगा करता था। इसलिए ना खबरें ज़्यादा दूसरों तक पहुंचती थी, ना ही हम किसी से जल्दी संपर्क साध पाते थे। और उस समय में लाइट भी बहुत ज़्यादा कम हुआ करती थी। अब रात का समय था, लाइट थी नहीं, अंधेरा होने को आ रहा था। दरवाज़ा बजता है और दरवाजे पर से आवाज़ आती है। वो पूछा जाता है कि कौन, तो बाहर से आवाज़ आती है, आपका जमाई राजा। दरवाज़ा खोल दिया जाता है। दरवाज़ा खोलकर अंदर बिठाया जाता है। आव भगत की तैयारी की जाती है और जलपान की व्यवस्था करने को बोल दिया जाता है। तभी उनमें से एक पुरुष अपने जमाई को पहचान लेता है और पहचानते ही उसे पकड़ करके बिठा लिया जाता है और उसे ताबड़तोड़ मारा जाता है। उसे मारा पीटा जाता है और मार पीट कर पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। जब पुलिस के हवाले किया जाता है तो जब पुलिस उसे हिरासत में लेती है तब वो व्यक्ति बताता है कि हाँ, वो चोरी करता है और जमाई राजा बनकर लोगों के घरों में जाता है। अब जब उसके बारे में खोज खबर की जाती है तो राजस्थान के ही बहुत सारे जगहों से चोरी के मामले तो दर्ज थे, लेकिन किसी ने ये दर्ज नहीं कराया कि उनकी बेटी की अस्मत भी लूटी गई है। जो चोर है वो अपने मुंह से खुद बयां करता है कि वो अब तक लगभग 250 से ज्यादा लड़कियों के साथ सुहागरात मना चुका है, उनके पति से भी पहले। वो पहले से ही ध्यान रखता है कि किस घर में पुरुष नहीं है और किस घर की लड़की की शादी हो चुकी है लेकिन गोना नहीं हुआ, किस जगह पर उसकी शादी हुई है, उसके होने वाले पति का नाम क्या है। इन सारी चीज़ों की वो रेकी किया करता था, उन पर नज़र बना के रखता था और जिस घर में पुरुष नहीं होते थे ऐसे घरों में जाता था और जाकर दुल्हन के साथ सुहागरात मनाता था और उसके सारे गहने गूंठी लेकर वहाँ से रफू चक्कर हो जाया करता था। और लोग अपनी इज्जत आबरू बचाने के लिए, समाज में अपनी मर्यादा बनाए रखने के लिए कोई शिकायत तक दर्ज नहीं कराते थे। जिन्होंने भी शिकायत दर्ज कराई सिर्फ चोरी की शिकायत दर्ज कराई। अब इसे पकड़ तो लिया जाता है लेकिन ठोस सबूत न होने के बाद इसे कानून की तरफ से जमानत मिल जाती है और ये व्यक्ति बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद भी ये यही सिलसिला जारी रखता है और इसके बाद भी इसने बहुत सारी महिलाओं के साथ ये संबंध बनाता है, चोरी करता है और चोरी कर कर निकल जाता है। इसी बीच एक दो बार और पकड़ा जाता है, लेकिन 2016 में अचानक एक व्यक्ति की लाश मिलती है। जब लाश मिलती है तो पुलिस शिनाख्त करने पहुंचती है तो शिनाख्त में पता चलता है कि ये वही व्यक्ति है जिससे चोर जमाई के नाम से जाना जाता है, जिसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले, जिसमें कभी ये सबूत ही नहीं मिला कि इसने इतनी सारी लड़कियों के साथ बलात्कार ही किया था। क्योंकि एक तरह से उसे हम बलात्कार ही कह सकते हैं कि पति बनकर जाना, उनकी दुल्हनों के साथ सुहागरात मनाना और वहां से रफू चक्कर हो जाना। और लोक लाज की शर्म की वजह से उनके माता पिता ने कभी ये शिकायत भी दर्ज नहीं कराई। अंत में उस व्यक्ति को कुछ लोगों ने देखा और देख करके मार डाला। ये कभी खुलासा नहीं हुआ कि उसकी मौत किसने की और आखिर किसने उसे मारकर फेंक दिया। अंत में पुलिस उसकी लाश को कब्जे में लेती है, पोस्टमार्टम कराया जाता है, तब ये भी पता चलता है कि उसके दोनों फेफड़े खराब हो चुके थे और अंत में उस जमाई राजा का खेल खत्म हो जाता है। लेकिन अंत तक यही बना रहा कि उस जमाई राजा ने 250 से ज़्यादा महिलाओं के साथ घूंघट करवाकर उनके साथ सुहागरात मनाई। चोरी तो की ही की, लेकिन 250 से ज़्यादा महिलाओं की अस्मत भी लूट ली और लोगों ने सिर्फ अपनी मान मर्यादा बचाने के लिए कभी उसके खिलाफ कोई शिकायत भी
दर्ज नहीं कराई। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना या आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, जागृत करना है कि पहले का ज़माना अलग था, जहां पर आवाज़ नहीं उठाई जाती थी समाज के डर से, मान मर्यादा के डर से। लेकिन आज के ज़माने में पढ़ा लिखा ज़माना है, अगर आवाज़ नहीं उठाई जाए तो ये जो घटनाएं हैं ये रुकेंगी नहीं, बल्कि बढ़ती ही चली जाएंगी। तो कभी भी ऐसा कुछ भी होता है जिसमें आपको लगे कि ये गलत हो रहा है, तो मान मर्यादा से पहले अपनी खुद की बेटी की इज्जत या अपने घर की स्त्रियों की इज्जत के बारे में सोचें, मान मर्यादा को एक तरफ रखकर, ताकि और लोगों की जिंदगी आसान हो सके। इसी के साथ इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले किसी सच्ची कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।